आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? डीएनए से। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज डॉक्टर पंकज कुमार, योर मेंटर फॉर नीड बाइट। और आज हम लोग सेशन में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की टेम्पलेट ओपन होती है, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, और इसी टेम्पलेट पे एक फ्रेश आरएनए की फॉर्मेशंस हो जाती है। ओके, तो डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए के फॉर्मेशंस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, राइट। इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। इंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है, तो डेफिनेटली इसका जो इंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज, और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस हम लोग प्रोकैरियोट में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलो इनिशिएशंस के प्रोसेस को देखते हैं। जैसे मान लो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पी साइट पे आके बाइंड करती है। ओके, लाइक दिस। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, आपने देखा, तो इस आरएनए पॉलीमरेज के 2 पार्ट हैं, एक तो कोर एंजाइम होता है, दूसरा सिग्मा फैक्टर होता है, और ये जाके पी साइट पे जाके बाइंड करती है। जैसे ही ये पी साइट पे बाइंड करती है तो क्या होता है, ये सिग्मा फैक्टर तो यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम केवल और केवल इस पी या प्रोमोटर जीन को रिकॉग्नाइज करना ही था, और बाकी का आगे का काम फिर पूरा का पूरा ये कोर एंजाइम इसको अंजाम देती है। ये इनिशिएशन का प्रोसेस है, राइट। सो इस इनिशिएशन के प्रोसेस में मेजर रोल किसका है? तो आरएनए पॉलीमरेज का है। तो चलो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक 5 फैक्टर्स का बना हुआ है। ओके, और उसके अंदर में क्या क्या है? तो देयर आर 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा प्राइम एंड 1 ओमेगा। ओके, आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ये अल्फा का काम क्या होता है? चेन इनिशिएशन एंड इंटरैक्शन विद द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, राइट। सिमिलरली सिग्मा का काम क्या होता है? प्रोमोटर रीजन। ओके, तो ये सिग्मा फैक्टर जो है और ये आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम, ये आपस में मिलके एक होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, राइट। लेकिन जैसा पिछले स्टेप्स में हम लोगों ने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वही अपना पूरा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अंजाम देता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम केवल और केवल रिकॉग्निशन होता है। ओके, चलो इलॉन्गेशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कोर एंजाइम जो है वही इलॉन्गेशंस के प्रोसेस को पूरा करता है। तो ये कोर एंजाइम का काम ही है कि ये पूरे दोनों स्ट्रैंड को अलग करना, ताकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पूरा किया जा सके। ओके, चेन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रो करती है, तो कोर एंजाइम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पेयरिंग करके आगे बढ़ाता है। जैसे अब इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कोर एंजाइम है और ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस इज अ 5 प्राइम, तो ये सिंथेसिस क्या हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस यहाँ पे हो रही है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रोसेस के दरमियान हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड कॉपी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, राइट। और जिस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस नहीं हो सकती है, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, राइट। सिंथेसिस क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सिंथेसिस ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे सिंथेसिस तो हो नहीं सकती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी सिंथेसिस नहीं होती है। ओके, सो ये पूरा का पूरा कोर एंजाइम आगे बढ़ता हुआ अल्टीमेटली टी साइट पे पहुंच जाएगा। तो जब ये टी साइट पर पहुंचता है तो इसका टर्मिनेशन का प्रोसेस की शुरुआत होती है। चलो देखते हैं टर्मिनेशन के प्रोसेस को। तो देखो, ये टी साइट पे ये हमारा कोर एंजाइम पहुंच गया, राइट। अब इसी टी साइट पे एक आरएचओ प्रोटीन होता है, रो प्रोटीन होता है, जो कि टर्मिनेशन के प्रोसेस को अंजाम देता है। ओके, तो अभी जैसे ही ये पूरा का पूरा कोर एंजाइम टी प्रोटीन को हिट करता है तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये विड्रॉ हो जाता है सिस्टम से। ये विड्रॉ हो जाता तो ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो रिस्टोर हो गया, राइट। इसके बाद क्या होगा? इस पूरे स्ट्रक्चर से जो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन में या फर्स्ट स्टेप में जो सिग्मा फैक्टर था, वो सिग्मा फैक्टर इससे ज्वाइन करता है, दिस इज कोर एंजाइम से। जब सिग्मा फैक्टर इससे कोर एंजाइम से ज्वाइन करता है तो रो यहाँ से फ्री हो जाता है, रो प्रोटीन, और रो प्रोटीन फाइनली अपने टी साइट पे चला जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे?
कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर रीस्टोर हो गया। ओके, और सिग्मा फैक्टर जब इससे बाइंड हुआ तो फाइनली एमआरएनए भी बाहर आ जाता है। ओके, और ये कोर एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज अपना स्ट्रक्चर को फाइनली रीस्टोर कर लेता है। तो हमने टर्मिनेशन में देखा कि टर्मिनेशन के एंड में डीएनए अपना स्ट्रक्चर रिस्टोर कर लिया, राइट, कोर एंजाइम बन गए। ओके, एंड फाइनली एमआरएनए का भी फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज हाउ द टर्मिनेशंस हैपेंस इन द वेरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, राइट। चलो हम लोग कंपेयर करते हैं ट्रांसक्रिप्शंस इन केस ऑफ यूकैरियोट में। ओके, तो देखो, यदि हम लोग अभी जो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में देख रहे थे, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन में तो हम लोगों ने एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज देखा, राइट। लेकिन यूकैरियोट्स के में क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, और ये तीनों अलग अलग तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस, यदि हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में बात करें तो राइबोसोमल आरएनएस जैसे कि 28S, 18S एंड 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है हेट्रोजेनस आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। सिमिलरली आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए एंड 5S आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ओके, एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। वो कब बनता है, जब उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। ओके, तो चलो हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आपके सामने एक डीएनए का डायग्राम है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो इमीडिएट प्रोडक्ट जो बना उसको हम लोग एचएनआरएनए बोल रहे हैं। यहां पे हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो यूकैरियोट में ही होता है। ओके, तो अब देखो इस एचएनआरएनए में ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं। आप देखो ब्लू कलर से यहाँ पे एक्सॉन दिखाया जा रहा है और रेड कलर से इंट्रॉन दिखाया जा रहा है। तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन है फंक्शनल जीन, ओके, और या कोडिंग जीन कह सकते हैं, और इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। अभी इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में पहला स्टेप क्या होता है, देयर इज एडिशन ऑफ 5 प्राइम एंड मिथाइलेटेड कैप एट 5 प्राइम एंड। ओके, और कैप की एडिशन क्या होती है, तो 7 मिथाइल ग्वानिसिन की ऐड हो जाती है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप क्यों होता है, सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ पॉली ए, राइट, यानी टेल ऑफ पॉली ए 3 प्राइम एंड पे ऐड होगी। ओके, तो देखो उसके दोनों ही एंड को सील कर दिया गया। 3 प्राइम में हमने पॉली ए लगा दिया, 5 प्राइम में हमने मिथाइलेटेड कैप लगा दिया। ओके, इसके बाद एक एंजाइम होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लाइजियोसोम। तो स्प्लाइजियोसोम का काम क्या होता है, ये इंट्रॉन को रिमूव करता है और एक्सॉन को आपस में जोड़ देता है। ओके, तो आप देखो डायग्राम में ये सारे के सारे इंट्रॉन रिमूव हो गए और एक्सॉन आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। तो अब एक्सॉन आपस में ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग एमआरएनए कहते हैं या फंक्शनल आरएनए कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द इंटायर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज इफेक्टेड। अब सवाल ये भी है कि यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो इसका जवाब ये है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में उसका अपना इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर उसके अंदर एक एंजाइम होते हैं जिसको हम लोग आरएनएज कहते हैं। तो आरएनएज क्या करता है ना, आरएनए को डिग्रेड कर देता है। लेकिन आरएनएज की एक प्रॉपर्टी है, वो फंक्शनल या कोडिंग सीक्वेंस वाला आरएनए को ही डिग्रेड करता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान एचएनआरएनए बनता है तो हम क्या देखते हैं, ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ कोडिंग और नॉन कोडिंग पाया जा रहा है। तो आरएनएज ऐसे वाले सीक्वेंस पे काम नहीं कर पाता। ओके, तो अब इसको मौका मिल गया। अब क्या होगा, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जाएगा, इंट्रॉन को रिमूव कर देगा, फिर एक्सॉन को जोड़ देगा, तब ये फंक्शनल हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए अपने खुद के आरएनए से बचने के लिए ये जो सिंथेसिस होती है वो एचएनआरएनए की सिंथेसिस होती है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शनल आरएनए है दैट इज एमआरएनए, दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड ऑफ एक्सोन ओनली, राइट। सो दिस इज ऑल as far as your HNRNA is concerned or post transcriptional modification is concerned. अब एक और सवाल ये उठता है, आप ये सोचो कि प्रोकैरियोट के केस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्यों नहीं होते, राइट। दो जवाब है इसका। पहला तो ये है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत
यूकैरियोट में इसलिए थी क्योंकि वहाँ इंट्रॉन एक्सॉन बनते थे। अब प्रोकैरियोट में इंट्रॉन तो होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक और है, वो जवाब क्या है? वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में प्रोकैरियोट में कोई गैप ही नहीं है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये प्रोकैरियोट का है, तो प्रोकैरियोट में जो आप यहाँ पे सिंथेसिस देख रहे हो mRNA का, इसके पीछे पीछे राइबोसोम इसको कॉपी करता है। ओके, तो दैट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक साथ हो रहा है, राइट? तो इसीलिए यहां पे किसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है कि आरएनए तो न्यूक्लियस में बना, न्यूक्लियस के बाद वो साइटोप्लाज्म में जाएगा जहां उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है ना? तो इसीलिए यहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत तो है, राइट? सो वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि प्रोकैरियोट के केस में जो सिंथेसिस होती है वो किस चीज़ की होती है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए होती है, लेकिन यूकैरियोट में इट इज ऑलवेज मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए होती है, राइट? लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या हम लोग देख रहे हैं कि वो सेपरेटली होता है। ओके, प्रोकैरियोट के केस में वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि mRNA, rRNA, tRNA को बनाएगा, लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ओके, प्रोकैरियोट के केस में आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द प्रोमोटर विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, लेकिन यहां पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता है, बल्कि अलग से इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोकैरियोटिक रीजन के अंदर में प्रिब्नो बॉक्स होता है और इसके अंदर में TATA एंड CATA बॉक्स नहीं होता है। यूकैरियोट में हम लोग क्या देखेंगे कि देयर इज अ TATA बॉक्स जो कि 35 बेस पेयर ऑफ स्ट्रिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रिब्नो बॉक्स नहीं होता है। सो प्रिब्नो बॉक्स आर कैरेक्टराइज फॉर द प्रोकैरियोट and TATA box and CATA box, these are characterized for the eukaryotes. Okay, पहले भी डिस्कस किया, इंट्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हम लोग देखेंगे, राइट? जीन्स जो होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं प्रोकैरियोट में। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होने का मतलब क्या है कि सिंगल ट्रांसक्रिप्ट मे कंटेन सीक्वेंस ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट के केस में साइन डेलगार्नो सीक्वेंस मिलता है जो कि प्रोमोटर रीजन के थोड़ा पहले होता है, और ये क्या करता? ये राइबोसोम को बाइंड करने में मदद करता है, लेकिन कोई भी साइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में हमें नहीं मिलते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल as far as the difference between prokaryotic and eukaryotic transcription is concerned. Okay, that's all for today's session. Thank you.